पॉइंटर्स पढ़ रहे थे, तो मैं थोड़ा रिकैप कर दूं आप लोगों को पॉइंटर्स क्या होता है। हम लोग मेमोरी में जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं प्रोग्राम बनाते समय, तो उस वेरिएबल को एक मेमोरी एलोकेट होता है। और हमें मालूम है कि हर एक मेमोरी को हम एक एड्रेस से पहचान सकते हैं। हर मेमोरी बाइट का अपना खुद का एक एड्रेस होता है। इसका मतलब हमने कोई वेरिएबल जो बनाया था, जब वो मेमोरी में गया तो उसको एक एड्रेस मिला होगा। हम चाहें तो उस वेरिएबल को या उस डेटा को दो तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो उस वेरिएबल के नाम के थ्रू, और दूसरा उस वेरिएबल के एड्रेस के थ्रू। अगर हमें एड्रेस के थ्रू यूज करना है तो हमें पॉइंटर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आज हम लोग उसी टॉपिक को थोड़ा और आगे पढ़ेंगे। फिर हम लोग आएंगे डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट पे। डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट के लिए पॉइंटर्स जरूरत पड़ती है पॉइंटर्स की, इसलिए हमें पहले पॉइंटर्स को थोड़ा सा डिस्कस करना होगा। देखो, आज का टॉपिक है हमारा पॉइंटर्स टू पॉइंटर्स। ठीक है, पॉइंटर्स टू पॉइंटर्स क्या होते हैं? हमें अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें था, अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें हम एक वेरिएबल बना रहे हैं इंट एक्स नाम का, और एक पॉइंटर वेरिएबल बना रहे हैं पी नाम का, और इसमें असाइन कर दे रहे हैं हम एक्स की वैल्यू। ठीक है, मेन यही करते थे अभी तक। अब हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल बनाएंगे, पॉइंटर वेरिएबल क्यू नाम का, या कोई दूसरा नाम दे सकते हो, और इसमें असाइन करेंगे वेरिएबल पी का। और ये पी क्या है? एक पॉइंटर वेरिएबल है। यानी ये नॉर्मल वेरिएबल था हमारे पास, एक्स एक नॉर्मल वेरिएबल था। हमने उस एक्स को के लिए एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया, और अब हम एक फिर से पॉइंटर वेरिएबल बना रहे हैं, और उसमें असाइन करेंगे हम पी की एड्रेस। जो मैंने लिखा है क्या वो सही है? नहीं, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पे देखो, इस पी के लिए हमने क्या किया, जब इस एक्स का एड्रेस हमें एलोकेट करना था तो हमने यहाँ सिंगल स्टार लगाया था। ठीक है, अब हम दूसरे लाइन में क्या कर रहे हैं, क्यू नाम का एक पॉइंटर बना रहे हैं जो कि खुद एक पॉइंटर का एड्रेस अपने अंदर रखेगा। तो उसके लिए जो हम यूज करेंगे वो ऐसा होगा, इंट दो बार स्टार क्यू, और इसमें असाइन करेंगे हम एड्रेस पी का। ठीक है, ये कहलाता है हमारा पॉइंटर टू पॉइंटर। यानी हम एक पॉइंटर बना रहे हैं क्यू नाम से, और उस पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस दे रहे हैं वो एड्रेस भी खुद का एक पॉइंटर ही है। इसलिए यहाँ पे दो पॉइंटर्स, दो स्टार आए। नॉर्मली हम सिंगल स्टार लगाते हैं, ये पॉइंटर टू पॉइंटर है इसलिए हमने दो स्टार लगाया। आप चाहो तो इसको और जनरलाइज कर सकते हो, पॉइंटर टू पॉइंटर टू पॉइंटर, तो यहाँ पे तीन स्टार आ जाएंगे, और इसी तरह से वो सिस्टम चलता चला जाएगा। चलो इसको थोड़ा हम लोग एक एग्जांपल से देख लेते हैं। ये हमारा मेमोरी है। मेमोरी को आप हॉरिजॉन्टली भी बना सकते हो, वर्टिकली भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वो देखने का मेथड अलग अलग होगा बस, है ना। हमने इस तरह से हम लोग इस तरह से भी मेमोरी को दिखा सकते हैं, और हॉरिजॉन्टली भी दिखा सकते हैं, वर्टिकली भी दिखा सकते हैं। इस डायग्राम में पर्टिकुलरली हमने हॉरिजॉन्टली दिखाया है। चलो ठीक है, हमने क्या किया, एक x नाम का वेरिएबल बनाया और उसमें 5 असाइन किया। अब ये x जो है मेमोरी में जाके कहीं स्टोर होगा, तो मान लेते हैं वो x जो है वो यहाँ पर आके स्टोर हुआ है। क्योंकि ये मेमोरी है तो हर एक बाइट का अपना खुद का एक एड्रेस होगा। मान लेते हैं कि वो 200, 201, 202, 3 एंड सो ऑन, इस तरह से उसको एड्रेसेस दिए हुए हैं। ठीक है, जब हमने वेरिएबल x बनाया और उसको मेमोरी में स्टोर कराया है, तो ये x जो है वो इंटीजर टाइप का है। यानी इसको जो एड्रेस चाहिए वो टोटल 4 बाइट्स का चाहिए, क्योंकि इंटीजर की कितनी कैपेसिटी होती है, 4 बाइट्स की होती है। तो हम इस 5 को जब स्टोर कराएंगे तो मान लेते हैं कि वो 225 से स्टोर होना स्टार्ट हुआ है। यानी उसको जो 4 बाइट मिले हैं वो ये चारों बाइट मिले हैं। उसकी स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, 225। उसके बाद जो बाइट होगा वो होगा 226, 27, 28। यानी ये 4 बाइट यहाँ पे 5 अपना स्टोर्ड है। इसको हम x नाम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वैल्यू हमारी 5 होगी। ठीक है,
अब हम क्या चाहते हैं, एक पॉइंटर बनाना और उस पॉइंटर को असाइन कर देंगे इस वेरिएबल के साथ। तो हमें जब पॉइंटर डिक्लेयर करना होता है तो हम इस तरह से पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं, इंट स्टार पी। यहाँ पी जो है उस पॉइंटर वेरिएबल का नाम है, क्योंकि ये एक पॉइंटर है इसलिए हमें स्टार लगाना पड़ा। और ये पॉइंटर जो एड्रेस स्टोर करेगा, वो एड्रेस जिस टाइप के वेरिएबल का होगा वो इंटीजर है, इसलिए यहाँ पे ये इंट आया। इस इंट का मतलब क्या है कि इस पी के अंदर जिसका एड्रेस है वो खुद एक इंटीजर टाइप का है। ठीक है, अब हमने पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया, वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर दिया है। अब हमें क्या करना है, मैपिंग करनी है उस पॉइंटर को इस वेरिएबल के साथ। तो मैपिंग करने के लिए हमें ये स्टेटमेंट लिखना होगा, पी असाइनमेंट एड्रेस ऑफ एक्स। इस स्टेटमेंट से क्या होगा, एक्स का जो भी एड्रेस है, इस डायग्राम में अगर देखें तो एक्स का एड्रेस क्या है हमारे लिए 225। तो ये एड्रेस जो है वो पी में जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, यानी अब ये पी की मदद से हम इस एक्स को यूज कर सकते हैं। यहाँ तक की कहानी तो हम लोग पहले से ही जानते हैं। अब हमें पढ़ना है पॉइंटर टू पॉइंटर, यानी हम एक नया पॉइंटर बनाने वाले हैं और वो पॉइंटर जो है अपने अंदर जो एड्रेस रखेगा वो एक नॉर्मल वेरिएबल का नहीं बल्कि एक किसी दूसरे पॉइंटर का होगा। तो जब हमें पॉइंटर टू पॉइंटर डिक्लेयर करना होता है तो हम इस तरह से लिखते हैं, इंट स्टार स्टार क्यू। ये 2 स्टार का मतलब हुआ कि ये पॉइंटर टू पॉइंटर है। अगर आप 3 स्टार लगाओगे तो उसका मतलब होगा पॉइंटर टू पॉइंटर टू पॉइंटर। आगे एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे। तो अब हम क्या करना चाहते हैं, इस क्यू के अंदर पी का एड्रेस असाइन करना चाहते हो, तो उसके लिए एड्रेस असाइन करना है तो हमें ऐसा लिखना होगा, जिसका भी एड्रेस लिखना है उस वेरिएबल का नाम, एम्परसेंड का साइन लगाना होगा, असाइनमेंट का सिंबल लिखना होगा और जिसमें असाइन कर वो वेरिएबल का नाम लिखना होगा। यानी हम क्या कर रहे हैं, पी का एड्रेस। अब ये पी का एड्रेस क्या है, देखो हमने वेरिएबल तो बनाया था पी, नॉर्मल वेरिएबल जिस तरह से स्टोर्ड है मेमोरी में उसी तरह से ये पी वाला वेरिएबल भी तो कहीं ना कहीं स्टोर्ड ही होगा। ठीक, तो हम लोग मान लेते हैं वो पी नाम का वेरिएबल जो है वो यहाँ से स्टोर्ड है, इस लोकेशन पे वो पी नाम का वेरिएबल स्टोर्ड है। अब इसको भी 4 बाइट की जगह मिलेगी, क्यों मिलेगी, क्योंकि ये जो एड्रेस रखा है वो इंटीजर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस रखा है। तो जितनी साइज ओरिजिनल वेरिएबल की थी उतनी ही साइज इसकी भी होगी, यानी ये भी 4 बाइट का होगा। और इसके अंदर जो एड्रेस होगा वो क्या होगा, वो एड्रेस होगा जिस वेरिएबल का एड्रेस हमने रखा है। हमने एक्स का एड्रेस रखा है तो एक्स का एड्रेस यहाँ पे हमें 225 था, यानी इस पी के अंदर मेमोरी में 225 स्टोर होगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे थे कि एक पॉइंटर टू पॉइंटर बना रहे हैं क्यू। अब क्योंकि ये भी एक वेरिएबल ही है यानी इसको भी एक मेमोरी मिलेगा। ये मान लेते हैं ये वाला हिस्सा है, ये भी 4 बाइट का ही होगा। क्यों, क्योंकि पॉइंटर क्यू 4 बाइट का है तो पॉइंटर पी भी, सॉरी पॉइंटर पी जो है वो 4 बाइट का है तो पॉइंटर क्यू भी 4 बाइट का होगा। अब हम इसके अंदर क्या स्टोर करेंगे, इसके अंदर हम स्टोर करेंगे पी का एड्रेस। पी का एड्रेस मान लो यहाँ पे 205 है फॉर एग्जाम्पल, तो हम यहाँ पे स्टोर कराएंगे 205। उसी तरह से आप और भी चाहो तो आगे बढ़ा सकते हो, जैसे यहाँ पे डायग्राम में देखो मैंने यहाँ लिख रखा है इंट स्टार स्टार क्यू, 3 बार स्टार और आर, वेरिएबल का नाम है आर, और इसमें हम असाइन कर दें क्यू का एड्रेस। ठीक है, यानी ये क्या कहलाएगा, फिर ये कहलाएगा पॉइंटर टू पॉइंटर टू पॉइंटर। यानी एक आर जो है इसके अंदर एड्रेस है एक पॉइंटर का, उस पॉइंटर के अंदर किसी और पॉइंटर का एड्रेस है और वो पॉइंटर कौन सा था, पी। और इस पॉइंटर के अंदर किसका एड्रेस है, एक नॉर्मल वेरिएबल जिसका नाम है एक्स। यानी ये आर क्या है, पॉइंटर टू पॉइंटर टू पॉइंटर। ठीक है, अगर मेमोरी के वाइज देखा जाए, क्या हुआ, अगर इस मेमोरी वाइज देखा जाए तो ये आर हमने यहाँ स्टोर कर रखा है, इसका एड्रेस हम लोग, इसके भी लिए भी 4 बाइट की जगह मिलेगी, ये 4 बाइट की जगह उसके लिए हो गई, उसकी स्टार्टिंग एड्रेस मान लेते हैं 200 है। तो इसके इस लोकेशन पे क्या स्टोर होगा, इस लोकेशन पे क्यू का एड्रेस स्टोर होगा। क्यू का स्टार्टिंग एड्रेस मान लो ये 260 था, तो यहाँ पे हम स्टोर करेंगे 260। आप इसी तरह से और भी बना सकते हो, पॉइंटर टू पॉइंटर टू पॉइंटर टू पॉइंटर, और इसको और मोर जनरलाइज कर सकते हो। मेन फंडा क्या है, जब भी हम वेरिएबल बनाएंगे तो उसको एक मेमोरी असाइन होगा,
एक नॉर्मल वेरिएबल बनाया था, इस वेरिएबल का एड्रेस रखने के लिए हमें एक सिंगल स्टार वाला पॉइंटर बनाना पड़ा जिसको सिंपल पॉइंटर बोलते हैं। अब इस पॉइंटर का एड्रेस भी हम चाहे तो एक किसी दूसरे पॉइंटर में रख सकते हैं, इस दूसरे पॉइंटर का एड्रेस हम चाहें तो वो किसी तीसरे पॉइंटर में रख सकते हैं। तो ये सीक्वेंस जो है आगे बढ़ती ओर चले जाएगा। जैसे आप डायग्राम में भी देख सकते हो, पी के अंदर हमने एक्स का एड्रेस रखा है, क्यू के अंदर एड्रेस रख रहे हैं, और आर के अंदर हम क्यू का एड्रेस रख रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं क्यू जो है वो पी को रिफरेंस कर रहा है, आर जो है वो क्यू को रिफरेंस कर रहा है, और पी जो है वो एक्स को रिफरेंस कर रहा है, या फिर पी जो है एक्स को पॉइंट कर रहा है। वर्ड्स अलग अलग हो रहे हैं, बाकी मतलब वही है। पी जो है पॉइंट कर रहा है, क्यू जो है वो पी को पॉइंट कर रहा है, और आर जो है वो क्यू को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब इस एग्जाम्पल में आप लोगों ने अभी जो कंसेप्ट बताया, अगर वो समझ में आ गया होगा तो आप इसका आउटपुट जो है वो बता सकते हो। ये आउटपुट बताने के लिए क्वेश्चन लिखा है, इस वाले हिस्से को इग्नोर करना, ये वाला कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट यहाँ पे है। देखो प्रोग्राम क्या है, एक बार समझाता हूँ मैं। एक्स नाम का एक नॉर्मल वेरिएबल बनाया, उसमें एक वैल्यू असाइन किया। पी नाम का एक पॉइंटर बनाया, उसमें एक्स का एड्रेस स्टोर किया। उसके बाद हमने लिखा है स्टार पी असाइनमेंट 6। इस स्टेटमेंट से क्या होगा, इस स्टेटमेंट के कारण क्या होगा, एक्स की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, एक्स की ओरिजिनल वैल्यू थी 5। और लास्ट डे हम लोगों ने देखा है स्टार पी का मतलब क्या होता है, वैल्यू एट एड्रेस। यानी पी के अंदर एक एड्रेस है, किसका एड्रेस है, एक्स का एड्रेस है। पी के अंदर जो एक्स का एड्रेस है उसमें जो वैल्यू है, यानी ओरिजिनली क्या थी 5, हम असाइनमेंट ऑपरेटर लगा रहे हैं और 6 को असाइन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, इस 5 की जगह अपडेटेड वैल्यू हो जाएगी 6। यानी इस लाइन से हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू को अपडेट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमने बनाया है एक पॉइंटर टू पॉइंटर। आप इसको दो अलग अलग लाइन में भी ऐसा भी लिख सकते थे, इंट स्टार स्टार क्यू, इसको डिक्लेयर किया और फिर अगली लाइन में क्यू असाइनमेंट एम्परसेंड पी। आप ऐसा भी लिख सकते थे और इसको मिलाकर एक लाइन में भी जैसे मैंने लिख रखा है आप ऐसा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके अलावा हमने एक आर नाम का भी पॉइंटर बनाया है। ये क्या कहलाएगा, पॉइंटर टू पॉइंटर टू पॉइंटर, 3 बार आ रहे हैं। और इस आर के अंदर हम क्यू का एड्रेस असाइन कर रहे हैं। सीक्वेंस याद रखना, एक्स के लिए हमने यूज किया है पी के लिए हमने यूज किया है क्यू, और क्यू के लिए हमने यूज किया है आर। ठीक है, एक्स की ओरिजिनल वैल्यू थी 5, लेकिन इस स्टेटमेंट के चलने के कारण अब एक्स में जो है वैल्यू जो है वो है 6। आगे देखते हैं इस प्रिंटफ का आउटपुट क्या होगा। जिनको सी प्लस प्लस आता है वो उसका मतलब है, या मैंने यहाँ पे लिखा है एक सी आउट, और सी आउट में मैं लिख रहा हूँ स्टार पी। स्टार पी का मतलब क्या हुआ, एड्रेस, वैल्यू एट एड्रेस। यानी क्या, पी के अंदर एक एड्रेस है, किसका एड्रेस है पी 6। के अंदर, पी के अंदर एक्स की एड्रेस है, और मैं उसका वैल्यू जानना चाहता हूँ। यानी इस लाइन की वजह से हमें आउटपुट मिलेगा 6। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंटफ देखते हैं। इस प्रिंटफ के वजह से हमें क्या आंसर मिलेगा, इस इसमें भी प्रिंटफ, इसका मतलब ये है कि वैल्यू एट एड्रेस स्टोर्ड इन क्यू। यानी क्यू में एक एड्रेस है, क्यू में किसका एड्रेस है, क्यू में पी का एड्रेस है, तो उसकी वैल्यू क्या है, तो पी की इसकी वैल्यू क्या है, इसके अंदर क्या स्टोर था, पी के अंदर, पी के अंदर एक्स एक्स्ट्रा का एड्रेस स्टोर था। एक्स का एड्रेस जो ऊपर डायग्राम बनाया था, या मैं रुको एक सेकेंड एक डायग्राम बना लूं, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। ये एक्स है, इसके अंदर 6 स्टोर्ड है, और मान लेते हैं इसका एड्रेस है 200। सिमिलरली यहाँ पे कहीं दूर पे पी होगा, और इसका एड्रेस मान लो है 500, और यहाँ ये पी स्टोर्ड है इसके अंदर, मतलब ये पी के लिए, पी के अंदर जो डेटा होगा वो होगा 200। सिमिलरली एक जगह कहीं क्यू लिखा होगा, क्यू के अंदर पी का एड्रेस है, पी का एड्रेस क्या है 500, तो यहाँ पे 500 लिखा होगा, और ये मेमोरी एड्रेस जो है वो क्यू के लिए है।
और इसका खुद का एड्रेस मान लेते हैं हम 100 है, और एक लास्टली आर भी बना लो क्योंकि आगे चल के आर भी आएगा। आर के लिए देखें अगर, तो इसके अंदर क्या एड्रेस स्टोर है, हमने आगे चल के देखोगे तो यहाँ आर के अंदर क्यू का एड्रेस स्टोर कराया था, क्यू का खुद का एड्रेस है 100, यानी यहाँ पे 100 स्टोर्ड है, इसका नाम आर है, और इसका खुद का एड्रेस मान लेते हैं हम 700 है, कुछ भी मान लो। ठीक है, अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें आंसर चाहिए। पहला प्रिंटफ का आंसर तो 6 आ गया, दूसरे प्रिंटफ का आंसर देखते हैं। हमें चाहिए वैल्यू एट एड्रेस क्यू, क्यू के अंदर जो एड्रेस स्टोर्ड है, क्यू नाम के पॉइंटर के अंदर जिसका एड्रेस स्टोर्ड है उसकी वैल्यू क्या है। तो क्यू के अंदर किसका एड्रेस है, पी का एड्रेस है, और पी का खुद का एड्रेस क्या है 500। तो इसका मतलब इसमें क्या मिलेगा हमें 500। 500 मिलेगा या 200 मिलेगा, बताओ जरा। 500। 500 मिलेगा। और कोई, लगभग 70 के करीब में बच्चे हैं, और कोई बताओ क्या मिलेगा, 500 मिलेगा या 200 मिलेगा। देखो ये क्या लिखा 200। है, ये भी है लिखा है स्टार क्यू। स्टार क्यू का मतलब क्यू नाम के पॉइंटर में एक एड्रेस है, क्यू नाम के पॉइंटर में एड्रेस किसका है, पी का। उस पी में जो उस वाले एड्रेस पे जो डेटा है, तो पी कहाँ स्टोर्ड है, यहाँ पे पी स्टोर्ड है, इसमें जो डेटा है वो चाहिए। तो इस पी में स्टोर्ड क्या है 200, यानी यहाँ से हमें मिलेगा 200। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। इस प्रिंटफ में क्या लिखा है, स्टार स्टार क्यू। अब इस लाइन को आप चाहो तो डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हो, बिना ब्रैकेट लगाए भी, स्टार स्टार क्यू ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर जैसे मैंने लिख रखा है स्टार ब्रैकेट फिर स्टार क्यू। आप दोनों में से कोई भी मेथड से लिख सकते हो, दोनों का मतलब सेम ही होता है। अब इसका आंसर क्या आएगा, इस स्टेटमेंट को देखें अगर, तो ये लिखा है वैल्यू एट एड्रेस स्टोर्ड इन क्यू, और फिर उसका खुद का वैल्यू, यानी कि हम क्यू के अंदर एक एड्रेस स्टोर्ड है, पी का एड्रेस, उसकी वैल्यू चाहते थे, यानी यहाँ पे जो वैल्यू स्टोर्ड है वो, यहाँ पे क्या वैल्यू स्टोर्ड है, पी के अंदर क्या स्टोर्ड है 200, और इस 200 में जो वैल्यू स्टोर्ड है वो चाहिए, यानी इससे हमें मिलेगा 6। सिमिलरली अब ये वाला स्टेटमेंट देखो, स्टार स्टार आर, यानी आर के अंदर क्या स्टोर्ड है, आर के अंदर क्यू का एड्रेस स्टोर्ड है, आर के अंदर क्यू का एड्रेस स्टोर्ड है, हम उस एड्रेस पे जाएंगे, आर के अंदर क्यू का एड्रेस स्टोर्ड है, उस एड्रेस पे जो वैल्यू है यानी कि 500, और अब फिर से एक स्टार है, यानी 500 पे जब जाओगे तो 500 में जो वैल्यू स्टोर्ड है वो, यानी यहाँ से आपको मिलेगा 200। अगर मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ तो आप इसको खुद से भी समझ सकते हो। 3 बार स्टार मिल गया, यानी ये वाला प्रोसेस तो हमने रिपीट किया ही था, एक और स्टार आ गया, यानी 200 पे जब जाओगे तो वहां पे जो वैल्यू, तो 200 पे जाओगे तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको 6, यानी यहाँ से आंसर मिलेगा आपको 6। फिर हमने एक असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया है, स्टार 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 आर असाइनमेंट 10। अब देखो, इसको अगर आपको अच्छे से याद हो तो इससे हम लोग लास्टली कहाँ पहुंच गए थे, इस 6 के पास। अब हम क्या कर रहे हैं 10 असाइन करें, यानी क्या कर रहे हैं 6 को चेंज करके 10 कर दे रहे हैं, यानी अब x की नई वैल्यू जो है वो 6 ना हो करके अब हो गई है 10। अब अगर आप x को प्रिंट कराओगे तो आंसर मिलेगा 10, यानी इस प्रिंटफ की वजह से आंसर मिलेगा आपको 10। इसका क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का, यहाँ तक तो सही आ गया, ये वाले स्टेटमेंट से क्या होगा। पहली बात तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो हम राइट टू लेफ्ट की ओर चलेंगे, फर्स्ट ईयर में ये सब हम लोग देख चुके हैं। राइट हैंड साइड में देखें तो स्टार पी लिखा है, स्टार पी का मतलब पी के अंदर जो एड्रेस है, पी के अंदर क्या एड्रेस है 200, उस 200 पे जो डेटा है, उस 200 पे अब डेटा क्या है, नया डेटा क्या है 10, यानी यहाँ से आपको मिलेगा स्टार पी से 10, उसमें 2 ऐड करोगे यानी मिलेगा ओवरऑल 12। इस 12 को आपको असाइन करना है किसकी तरफ, स्टार स्टार क्यू, यानी राइट हैंड साइड से हमें 12 मिल चुका है। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है स्टार स्टार क्यू। अब देखते हैं इसका मतलब, क्यू कहाँ है, यहाँ पे है, क्यू के अंदर जो डेटा है यानी ये जो एड्रेस है इस एड्रेस पे जाओ, यानी 500 पे आप आ गए, 500 का डेटा, इससे इतना समझ में आएगा। पहले स्टार क्यू से हम पहुंचेंगे 200 के पास यहाँ पे,
फिर एक दूसरा स्टार मिला तो 200 पे जाओ, वहां जो डेटा है तो वहां अभी कौन सा डेटा है, 10 है अभी। ठीक है, हमने क्या करा, लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिला x की वैल्यू जो कि 10 है। हम क्या कर रहे हैं, राइट हैंड साइड में मिला था 12, वो अपडेट करें, यानी यहाँ पे लास्टली हम क्या कर रहे हैं, 10 की जगह 12 स्टोर करा रहे हैं। फिर जब आप x को प्रिंट कराओगे तो आपको आंसर मिलेगा 12। ये वाला प्रोग्राम मैं क्लियर कर देता हूँ, आप लोग अपने मोबाइल में इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना। ये मैंने जो डायग्राम बनाया है इसके अकॉर्डिंग आंसर मिला है। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कुछ और मिलेगा आपको, नॉर्मल सी बात है। आप इस प्रोग्राम को सॉल्व करोगे और फिर आप मुझे इसका आंसर आपके स्क्रीन पे जो भी आया हो वो सर दोगे। कल आपने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करी थी सर। कौन सी रिक्वेस्ट? सर ज्वाइन कर रहा था क्लास, सर आपने रिक्वेस्ट ही एक्सेप्ट नहीं करी थी। कल मेरी क्लास लगी नहीं थी, वो सर तो हम लोग वो सेम बाद सर, में, मैं भी कर रही थी। सर लिंक तो भेजी थी सर आपने। हम ये क्लास के बाद डिस्कस कर लेंगे, अभी की क्लास तो देख लो पहले। ठीक है, ओके ठीक है। हाँ। ओके तो ये वाली स्क्रीन की सर। आप, हाँ सर अगर स्टार क्यू में अगर स्टार स्टार आर की वैल्यू यदि स्टोर कराना चाहूँ तो करा सकते हैं क्या? आप कुछ भी करा सकते हो, लेकिन आपने क्या बोला एक बार फिर से बताओ, आप क्या करना चाहते हो, स्टार स्टार क्यू असाइनमेंट और लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिख रहे हो, स्टार स्टार आर, ऐसा बोल रहे हो आप? ट्रिपल 3 ट्रिपल बार स्टार। स्टार, चलो स्टार स्टार 3 बार स्टार और आर। ठीक है, अब यहाँ से आपको मिलेगा क्या, मैं अगर डायरेक्टली आ जाऊं तो इस 3 स्टार आर का मतलब है आप एक्स की वैल्यू की बात कर रहे हो। ठीक है, जो लास्ट डायग्राम बनाया था उससे अगर भी देखोगे आप, 3 स्टार का मतलब क्या, आप पहले जो जाना चाह रहे हो सिंगल स्टार से आप कहाँ पे पहुंचोगे, क्यू पर। 2 स्टार से आप कहाँ पहुंचोगे, पी के पास। और 3 स्टार से आप पहुंच जाओगे लास्टली एक्स के पास। आप क्या कर रहे हो, एक्स की वैल्यू असाइन कर रहे हो। अब इसको सॉल्व करके देखें, डबल स्टार क्यू का मतलब क्या होगा, क्यू स्टार क्यू से आप पहुंचोगे पी के पास, और फिर स्टार पी से आप पहुंचोगे एक्स के पास। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को आप राइट हैंड साइड में जब असाइन करोगे तो एक्स की वैल्यू को ही आप एक्स में असाइन, कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। आप करके देख लेना, इसी में एक प्रिंटफ और लगा देना आप, और ये स्टेटमेंट लिख के देखना और फिर एक्स की वैल्यू प्रिंट कराना। तो जो आपने एक्स की वैल्यू अभी रखी हुई है, जो भी आपके करंट वैल्यू है एक्स की, वही वाली वैल्यू फिर से प्रिंट होकर आएगी। ठीक है, ओके सर। ये समझ में आया ना, 3 स्टार आर से आप डायरेक्ट एक्स के पास कैसे पहुंचोगे। देखो फिर से डायग्राम बना दूं, एक्स पी, पी के बाद है क्यू, क्यू के बाद है आर। आप एक बार स्टार आर लगाओगे, यहाँ पे स्टार आर रहता है, इसका मतलब क्या, आर के अंदर एड्रेस है, आर के अंदर एड्रेस किसका है, क्यू का। और स्टार लगा देने से क्या मतलब होगा, आर के अंदर जो भी एड्रेस है उस एड्रेस पे जाओ, और उस एड्रेस में जो डेटा स्टोर्ड है वो चाहिए हमें। यानी स्टार आर से आप यहाँ पे पहुंच जाओगे। ये किसका एड्रेस है, पी का। जब आप फिर से एक स्टार लगाओगे, यानी आप पहले तो एक स्टार से यहाँ पहुंचे, फिर दूसरे स्टार से यहाँ पहुंचे, और तीसरे स्टार से आप लास्टली एक्स के पास पहुंच गए। ठीक है, तो 3 स्टार का मतलब हो जाएगा आप फिर से एक्स को ही यूज करो, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था। चलो इसका प्रोग्राम बना के देखना तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट जो है, अभी तक हम लोगों ने इतनी मेहनत जो की है उस पर हम लोग धीरे धीरे आने वाले हैं। अब जो टॉपिक है वो है हमारा पॉइंटर्स और एरेज। पॉइंटर्स और एरेज का क्या रिलेशन है, अभी हम लोग थोड़े समय में पढ़ेंगे कि 3 डायनेमिक फंक्शंस होते हैं, कैलॉग, मैलॉग और वीएलॉग। कैलॉग जो है वो एक तरह से एरेज पे ही काम कर रहा है, तो हमें पॉइंटर्स और एरेज के बीच का रिलेशन भी देखना होगा। ये सब आप लोग पहले से जानते भी होगे, नहीं जानते हो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। देखो मान लेते हैं हमने एक इंटीजर एरे डिक्लेयर किया है 5 साइज का। तो डिक्लेरेशन एरे को कैसे करते हैं, इस तरह से इंट ए 5 सेमीकोलन। अगर आप लोगों को याद हो एरेज की फर्स्ट ईयर की क्लास, तो एरेज कैसा होता है, एक, ये 5 एलिमेंट का एरे बन गया, कितने हुए, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये एरे होता है, इस एरे का नाम है ए।
एरेज में क्या क्या होता है, एक इंडेक्स नंबर होता है, ये होता है 0, ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3 और ये होगा 4। एरे हमने 5 का बनाया तो 5 एलिमेंट मिल गए हमें, पहला एलिमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। C++ में हम लोग इंडेक्स 0 से स्टार्ट करते हैं, ये सब हमें पहले से पता है। हम चाहें तो इसको किसी पर्टिकुलर डेटा को, उस एरे के किसी पर्टिकुलर डेटा को उसके इंडेक्स नंबर की मदद से निकाल सकते हैं। जैसे मान लो अगर आपने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट में आपने एरे का नाम लिखा और एक इंडेक्स नंबर दे दिया, मान लेते हैं इंडेक्स नंबर आपने 2 लिख दिया। इसका मतलब क्या होगा, हम प्रिंट करा रहे हैं यहाँ पे, प्रिंटफ हमने लिखा है और AR2 लिखा है, इसका मतलब हम इस वाले एलिमेंट की बात कर रहे थे, और क्योंकि प्रिंट लिखा है यानी ये वाला एलिमेंट जाके प्रिंट हो सकता है। ठीक है, ये सब हम लोग पहले से ही जानते हैं। हम लोग उस एरे के इंडिविजुअल एलिमेंट को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला एलिमेंट जो है A0 होगा, दूसरा एलिमेंट A1 होगा, फिर A2, फिर A3, फिर A4, अभी डायग्राम में भी बताया है। क्योंकि ये इंटीजर टाइप का एरे है यानी इसको एक एक के लिए, सिर्फ A0 के लिए हमें कितने चाहिए बाइट्स, 4 बाइट चाहिए। A1 के लिए फिर से 4 बाइट चाहिए, A2 के लिए फिर से 4 बाइट चाहिए। यानी देखा जाए अगर इस पूरे एरे को मेमोरी में स्टोर कराना है तो हमें टोटल कितनी जगह चाहिए होगी, 20 बाइट्स की जगह चाहिए होगी। क्यों, क्योंकि 5 एलिमेंट्स हैं और हर एलिमेंट 4 बाइट की जगह ले रहा है, यानी टोटल 20 बाइट्स की जगह होगी। एरेज की खास बात क्या होती है कि ये सारे एलिमेंट्स जो है के आसपास ही रहते हैं, यानी कि कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होता है। ठीक है, अब अगर हम डायग्राम से देखें इसको मेमोरी में स्टोर कराने का, तो मान लो ये मेमोरी है और हमने एड्रेस स्टार्ट किया 200 से, तो पहला एलिमेंट कौन सा है, A0, वो A0 यहाँ आकर स्टोर हो जाएगा। A0 को खुद को 4 बाइट की जगह लगेगी, यानी जो नेक्स्ट एलिमेंट है A1 वो कहाँ पे स्टोर होगा, 200 पे पहला एलिमेंट था, इसमें 4 और ऐड कर दो, यानी नेक्स्ट एलिमेंट जो स्टोर होगा वो होगा 204 के पास, यानी A1 स्टोर होगा 204 के पास। उसी तरह A2 स्टोर होगा 208 के पास, फिर 12 के पास, फिर 16 के पास। ठीक है, ये कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन भी है 4 बाइट्स के डिफरेंस के पास। आप इसी डायग्राम को हॉरिजॉन्टली बना सकते हो, ये वाला डायग्राम वर्टिकली था, ये वाला डायग्राम हॉरिजॉन्टली है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों डायग्राम सेम ही है, रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग अलग। ठीक है, इस डायग्राम में भी कोई खास चीज हमने अभी तक किया ही नहीं है, जो ऊपर किया था वही है। हमारा एड्रेस 200 पे पहला एलिमेंट है एरे का, फिर दूसरा एलिमेंट, तीसरा, चौथा, पांचवा एड्रेस आपको दिख रहा होगा 200, 204, 208, 212, 216। ये A0, A1, A2, A3, A4। एक और वेरिएबल है हमने x नाम का बना रखा है, और उस x नाम के वेरिएबल का जो डेटा है वो 5 है और उसकी एड्रेस 300 है। चलो ठीक है, ये सब तो डायग्राम से समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, हमने इंटीजर एक बनाया है जो 5 है, एक पॉइंटर बनाया उसका नाम p है, और उस पॉइंटर में x की एड्रेस स्टोर करा दी। मेमोरी वाइज देखा जाए तो x जब हमने डिक्लेयर किया था तो यहाँ पे कहीं एक जगह उसको मिलेगा, क्योंकि ये इंटीजर का है यानी 4 बाइट की जगह लेगा। मैंने 4 लाइन अलग अलग नहीं बनाया है, आप इससे देख सकते हो इन दो एड्रेसेस के बीच में 4 का डिफरेंस है, यानी आप मान लेना ये 4 बाइट का है। ठीक है, अब इस x को हमने मेमोरी असाइन कर दिया, उसके अंदर डेटा स्टोर करा दिया। अब p नाम का जो आपने पॉइंटर बनाया था उसमें x का एड्रेस स्टोर करा दिया है। मान लो ये p नाम का पॉइंटर यहाँ पे कहीं है, ठीक है, ये p है, इसके अंदर जो डेटा स्टोर होगा वो कौन सा होगा, वो होगा 300। 300 क्यों होगा, क्योंकि 300 जो है वो x का एड्रेस है। अब अगर हमने प्रिंट कराया है, ये देखो ये पूरा प्रोग्राम नहीं है, मैंने बस सूडो कोड लिख दिया है यहाँ पे। अगर आप p को प्रिंट कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, अभी p को प्रिंट कराना मतलब p के अंदर की वैल्यू प्रिंट कराना। जैसे x को प्रिंट अगर आप कराओगे तो क्या मिलेगा, x के अंदर जो डेटा है वो, तो p के अंदर अभी कौन सा डेटा है, 300। तो जब आप p को प्रिंट कराओगे तो आपको आंसर मिलेगा 300। ठीक है, अगर आपने स्टार p प्रिंट कराया, इसका क्या मतलब होगा, स्टार p का मतलब है p के अंदर जो एड्रेस है, कौन सा एड्रेस, 300, उस 300 पे जो डेटा है वो चाहिए हमें। स्टार p का मतलब p के अंदर जो एड्रेस है उस एड्रेस पर जो डेटा है, वैल्यू एट एड्रेस स्टोर्ड इन p में जो एड्रेस है उस एड्रेस पे जाओ, वहां पे जो डेटा है वो, यानी इस लाइन से आपको आंसर क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 5 है।
इस स्टेटमेंट से क्या होगा, पी असाइनमेंट p+1 हम लोग लास्ट डे भी देख चुके थे, फिर से बता देता हूँ। जब भी हम पॉइंटर में अरिथमेटिक करते हैं, लास्ट डे जो टॉपिक पढ़ा था पॉइंटर्स अरिथमेटिक, उसमें ये बताया था, फिर से बता देता हूँ। हम लोग पॉइंटर्स में जब अरिथमेटिक करते हैं, प्लस माइनस का ऑपरेशन करते हैं, तो हम वो अलाउड है, हम कर सकते हैं वो सब काम। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, पी असाइनमेंट p+1, यानी p का खुद का एक एड्रेस है। डायग्राम में जो हमने p का एड्रेस दिया है ये मान लो 500 है, ठीक है। p जिस लोकेशन पे स्टोर है वो लोकेशन 500 है, ठीक है। हमने क्या किया, p+1 किया है, यानी कि p के अंदर जो डेटा है, p के अंदर क्या डेटा है 300, उसको 1 से इंक्रीज कर रहे हैं। तो कुछ बच्चे जो हैं उसको ये डाउट हो सकता है कि क्योंकि सर p के अंदर 300 स्टोर था, हमने उसमें सिर्फ 1 ऐड किया है, तो आंसर जो है वो 301 आना चाहिए। ये नॉर्मल सी बात हो सकती है, कोई बच्चा ऐसा सोच सकता है। लेकिन हम जो है डायग्राम से भी अगर देखें तो p के अंदर क्या है 300, 300 कहाँ है, यहाँ पे। 300 के जस्ट बाद जो एड्रेस है ये वाला ब्लॉक, उसका एड्रेस क्या है 304, ना कि 301। 301 तो ऑलरेडी x के पास ही है, क्योंकि x को 4 बाइट चाहिए था। x के पास 300 भी है, 301 भी है, 302 भी है, 303 भी है, ये 4 मिलके x बने हुए हैं। तो अगर आप p+1 जब करोगे तो इसका मतलब होगा कि इस 300 में जब आपने 1 ऐड किया, इसका मतलब आप नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे जाना चाहते हो, यानी इस मेमोरी लोकेशन से उठकर इस वाले लोकेशन पे आ रहे हो, और इसका वैल्यू क्या है 304, यानी इस स्टेटमेंट से आपको 304 प्रिंट होगा, ना कि 301। जब भी हम पॉइंटर्स में अरिथमेटिक करते हैं, +1 करो -1 करो, तो मतलब होता है नेक्स्ट एड्रेस, उस ब्लॉक के बाद जो ब्लॉक आएगा वो, ठीक है। यानी 300 जिस लोकेशन पे है उसके बाद जो फ्री स्पेस है कौन सा है 304, हम उसकी बात कर रहे हैं। अब देखो क्योंकि यहाँ असाइनमेंट ऑपरेटर किया था, तो अब p की वैल्यू जो है अपडेट हो गई, यानी p के अंदर अब 300 ना होकर के 304 हो गया है। अब अगर आप अगली बार p को प्रिंट कराओगे तो अब ये 300 या x प्रिंट नहीं करेगा, ये अब नेक्स्ट वैल्यू को प्रिंट करेगा 304। और अगर आप यहाँ से वैल्यू प्रिंट कराओगे, प्रिंट स्टार p करोगे, तो क्या कहना है स्टार p का मतलब 304 पर जाओ, 304 पे आ गए, उसके अंदर जो डेटा है वो प्रिंट कराओ। तो यहाँ पे क्या स्टोर है आपको पता है क्या, नहीं पता है। इसका मतलब हम कहेंगे कि वहां से आउटपुट आपको एक गार्बेज वैल्यू मिलेगी, कुछ भी प्रिंट होकर के आ सकता है। आया समझ में इतनी बात, ठीक है। इस प्रोग्राम को भी नोट कर लेना आप लोग। आगे देखते हैं, जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो है एग्जाम्पल नंबर 2, और एग्जाम्पल नंबर 2 में हम लोग एरेज को यूज कर रहे हैं। हमने एक एरे बनाया है ए नाम का, उसमें टोटल 5 एलिमेंट्स हैं, और सारे एलिमेंट इंटीजर टाइप के होंगे। यानी इस एरे को जब आप मेमोरी दोगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा आपको। पहला A0 जो है वो 200 पे स्टोर्ड है, जो नेक्स्ट एलिमेंट है A1 वो 204 पे स्टोर्ड होगा, क्योंकि इसको अकेले को 4 बाइट चाहिए, यानी इन दोनों के बीच का गैप जो है 4 का होना चाहिए। सिमिलरली इन दोनों के बीच का गैप भी 4 होगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम भी, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया, एक पॉइंटर डिक्लेयर किया, कर सकते हैं अलाउड है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, हम पॉइंटर जब डिक्लेयर करते थे तो उसमें क्या करते थे, एड्रेस स्टोर कराते थे। अभी इस साइड वाले एग्जाम्पल में भी हमने यही किया था, एड्रेस स्टोर कराते हैं। यानी इस पी के अंदर हमें एक एड्रेस स्टोर कराना है, तो हम एरे का एड्रेस स्टोर कराना चाहते हैं। तो एरे का एड्रेस जब आप स्टोर कराओगे तो एरे के पहले एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करवाओगे, तभी तो आप वहां से फिर लास्ट एलिमेंट तक जा सकते हो। हम पहले एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करा रहे हैं, तो किसी भी एलिमेंट का किसी एड्रेस स्टोर कराने के लिए हमें क्या यूज करना होता है, एम्परसेंड। इसका मतलब ही है एड्रेस ऑफ, और क्योंकि हम पहले एलिमेंट की वैल्यू इस एड्रेस स्टोर कराना चाहते हैं, और पहले एलिमेंट को हम लिखते कैसे A0, यानी हमें लिखना होगा A0, ठीक है। ये हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद जो इधर एरो बना हुआ है उस पर हम लोग थोड़ी देर से आते हैं। ये समझ में आ गया होगा। इससे क्या होगा, इस P के अंदर हमने मान लो यहाँ पे कहीं P है हमारे पास, इस P को हमने पॉइंट करा दिया एरे के पहले एलिमेंट से, ठीक है। अब अगर आप P प्रिंट कराओगे,
सी आउट लिखोगे या प्रिंटफ लिखोगे और उसमें पी की वैल्यू प्रिंट कराओगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा? पी के अंदर जो डेटा है, पी के अंदर कौन सा डेटा है? पहले एलिमेंट का डेटा है और पहले एलिमेंट का एड्रेस है, मतलब पहले एलिमेंट का एड्रेस क्या है? 200, यानी आउटपुट आपको आएगा 200। आप जब स्टार पी कराओगे इसका मतलब पी के अंदर जो एड्रेस है, पी के अंदर कौन सा एड्रेस है? 200, उस 200 पे जाओ और वहां पे जो वैल्यू है वो चाहिए। तो 200 में जब जाओगे तो वहां हमें मिलेगा वैल्यू 2 इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, यानी आपको आउटपुट मिलेगा 2। अब देखो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे p+1 किया था, मैं यहाँ पे डायरेक्टली p+2 कर रहा हूँ। p+1 के लिए मैं लिखा नहीं हूँ लेकिन ऐसे ही बता देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमने देखा है कि जब भी हम अरिथमेटिक करते हैं पॉइंटर्स में, जब हम उसको 1 से इंक्रीज करेंगे इसका मतलब हम नेक्स्ट ब्लॉक के पास जाना चाहते हैं। तो अगर यहाँ पे हम p+1 करेंगे तो नेक्स्ट ब्लॉक कौन सा मिलेगा? हमें 204 मिलेगा, ना कि 201। ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल 1 में भी देख लिया है। इस एग्जाम्पल में यहाँ पे जो लिखा है वो है लिखा है p+2, यानी p अभी किसके पास है? यहाँ पे। इसमें आप 2 ऐड करोगे तो पहला ब्लॉक ये हो गया, दूसरा ब्लॉक हो गया ये वाला, यानी आपको मिलेगा क्या? 208। तो यहाँ से आपको आउटपुट मिलेगा 208। और अगर आपने इसके आगे स्टार लगा दिया यानी कि उस 208 पर जो वैल्यू है, तो 208 पर कौन सी वैल्यू है? 5, यानी हम यहाँ से मिलेगा हमें आउटपुट 5। एरेज के बारे में हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी देखा है, अभी फिर से बता देता हूँ। उसमें एक टर्म चलता है या एक स्टेटमेंट हम लोग बार बार बोलते हैं कि एरेज का नाम जो है, अगर आपने कहीं एरे का नाम लिख दिया तो वो आपको बेस एड्रेस देता है। बेस एड्रेस क्या होता है? बेस एड्रेस होता है उस एरे के पहले एलिमेंट का एड्रेस। ठीक है, यानी देखो हमारे एरे का नाम था ए, मैं अगर सिंपल ए लिख दूं यहाँ पर, इसका मतलब ही हो जाएगा ऑटोमेटिकली कि मैं एरे के पहले एलिमेंट A0 का एड्रेस बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे अब इस एरे को देखो, ये दोनों लाइन इक्विवेलेंट है, चाहे तो आप ऐसा लिखो चाहे तो आप ऐसा लिखो, दोनों से वही काम होगा। यहाँ पे भी हम एरे के पहले एलिमेंट के एड्रेस को असाइन कर रहे थे और हमें मालूम है एरे के नाम से भी का मतलब भी वही होता है कि हम बेस एड्रेस चाहते हैं। बेस एड्रेस मतलब पहले एलिमेंट का एड्रेस, यानी पहले एलिमेंट का एड्रेस हम पी में असाइन कर रहे हैं, यानी कि ये दोनों लाइन सेम ही है। ठीक है, चाहे तो आप पी असाइनमेंट ए लिख दो, मतलब उस एरे का नाम, या तो पी असाइनमेंट %A0 लिख दो, ये दोनों से आपको सेम ही आंसर मिलेगा। नॉर्मली हम एरेज के केस में ये वाला फॉलो करते हैं, ये वाला हम फॉलो नहीं करते, सही दोनों ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किसी एरे के इंडेक्स आई पर, किसी एरे के इंडेक्स आई का एड्रेस क्या है और वैल्यू क्या है, उसको निकालने का तरीका क्या हो जाएगा? आप डायग्राम से देखो, मैं डायग्राम से बताऊं, थोड़ा नीचे कर लो। ठीक है, एड्रेस क्या लिखा हुआ है? आई की वैल्यू मान लेते हैं हम लोग 2। ठीक है, अगर उससे हमारा डायग्राम से सेटिस्फाई हो जाएगा इसका मतलब ये सही लिखा हुआ है। मान लेते हैं हम सेकंड इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो एड्रेस ऑफ A2 क्या मिलेगा आपको? एड्रेस ऑफ A2 का एड्रेस क्या है? 208, यानी इस स्टेटमेंट से आपको मिलेगा 208। और A+I से आपको क्या मिलेगा? ए से आपको क्या मिला? हमने अभी देखा पी असाइनमेंट ए का मतलब, इस अकेले ए का मतलब क्या हुआ? पहला एलिमेंट का एड्रेस। ठीक है, और उसमें हमने आई ऐड कर दिया, तो पहले एलिमेंट का इंडेक्स एड्रेस क्या है? पहले एलिमेंट का एड्रेस है 200 और उसमें हमने 2 ऐड कर दिया। तो पॉइंटर्स के केस में हमें मालूम है, पॉइंटर्स अरिथमेटिक जब आप करोगे तो 2 ऐड करोगे, मतलब पहला आप यहाँ पे थे, जब 2 ऐड किया तो यहाँ पे पहुंचे और लास्टली फिर यहाँ पे पहुंचे, यानी यहाँ से भी आपको 208 ही मिलने वाला है। यानी ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। अगर ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हो गए इसका मतलब आप वैल्यू निकालना चाहो तो भी ये निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वैल्यू निकालते कैसे? नॉर्मली AI लिख देते हैं तो वैल्यू आ जाती है हमें, और पॉइंटर्स के केस में स्टार लगा दो उस एड्रेस पर तो सही वैल्यू मिल जाती है। यानी ये वाला भी स्टेटमेंट सही है और ये वाला भी सही है वैल्यू के केस में, और ये वाला दोनों सही है एड्रेस के केस में। आप इनमें से कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो अपने एरेज और पॉइंटर्स से रिलेटेड।
ठीक है। अब जो है इतनी सारी मेहनत जो हमने किया है जिस टॉपिक के लिए, वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक जो है वो है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। पहले मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बता दूं कि ये सब हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं। देखो, अभी तक हम लोग जो जानते हैं उसके अकॉर्डिंग, कभी भी हम किसी एरेज एरेज से लेके बता रहा हूँ एग्जांपल, जब भी हम कोई एरे बनाते हैं तो उसकी साइज जो है हमें बनाते समय ही कंफर्म करनी होती है। यानी कि हम जब भी कोई एरे बनाएंगे तो हम लिखेंगे इंट ए आई, ऐसा हम नहीं लिख सकते। यहाँ पे एक वेरिएबल नहीं आ सकता, बल्कि हमें लिखना होता है इंट A5 या A10। ये सब आपको पता ही है। यानी कि हम जब भी एरे डिक्लेयर करते हैं तो उसकी साइज हमें पहले से ही फिक्स करनी होती है, हम इस तरह से उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते। हाँ, आप कुछ बच्चे बोल देंगे सर ऊपर हम आई की वैल्यू 5 लिख देंगे फिर यहाँ पे आई यूज करेंगे। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमें एरेज यूज करने से पहले उसकी टोटल कैपेसिटी पता होनी चाहिए। ठीक है, अभी तक हम लोग सिर्फ यही जानते हैं। अब मान लो कोई क्वेश्चन आपको मिला, उस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मैं आपको साइज नहीं बताऊंगा कि टोटल कितने एलिमेंट्स को मैं देना चाहता हूं आपको, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप वो सब रिकॉर्ड करो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आप सभी को बोल दिया कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए प्रोग्राम जिसमें आप अपने क्लास के सारे बच्चों के नाम या रोल नंबर स्टोर करो। तो आपके मन में सबसे पहला सवाल आएगा कि ठीक है सर, हम इसको एरेज की मदद से बना सकते हैं, आप बताओ कितने बच्चे हैं टोटल। मैं बोलूंगा मैं ये नहीं बता रहा हूँ आपको। तो आपके दिमाग में ये आएगा कि भाई सर ने आपने तो बताया ही नहीं कि एरे बनाऊं कैसे। और ये तो उसकी बात हम लिंक लिस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो उसकी बात हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं। हमें ये एरेज की मदद से सॉल्व करना है। यानी कि हमें एरेज यूज तो करना है, लेकिन उसकी साइज फिक्स नहीं है। साइज मान लो अगर आपने 100 का बना दिया और मैंने बच्चे आपको सिर्फ 10 दिए तो आपके 90 बर्बाद हो जाएंगे। और अगर आपने 100 का बनाया है लेकिन मैं 200 बच्चे ऐड कराना चाहूँ तो वो भी हमें अलाउड नहीं है। एरेज आपको अलाउड नहीं करता कि आप अपनी साइज से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा वैल्यू यूज करो। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन तो ये है कि हम जब एरेज को यूज करें तो रन टाइम पे ही हमें साइज पता चले और जितनी साइज हमें मिलेगी उतने साइज का एरेज ऑटोमेटिकली बन जाए। लेकिन रन टाइम पे एरेज बनाने के लिए अभी जो मैंने डिक्लेरेशन बताया उस तरह से आप लिख ही नहीं सकते। आप यानी इस तरह से आप नहीं लिख सकते इंट ए एन, और यहाँ n जो है एक वेरिएबल है, इस तरह से आप लिख ही नहीं सकते। आप जब भी लिखोगे तो आपको इसी तरह का कुछ लिखना पड़ेगा, इंट 5 एरे जो भी नाम है उसका, इस तरह का ही आपको लिखना होगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आया डायनेमिक मेमोरी। डायनेमिक मेमोरी पे फिलहाल हम लोग कल आएंगे। डायनेमिक मेमोरी से पहले और भी थोड़े बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, हमें वो देखना होता है। ठीक है, डायनेमिक मेमोरी का एक एग्जाम्पल बताए क्यों जरूरत है। अब देखो, हमें एक बेसिक सा सवाल है कि सर मान लो ये जो आपको एग्जांपल इधर दिख रहा है उसकी बात करें। ये एक प्रोग्राम आपने बनाया। प्रोग्राम में नॉर्मली क्या होते हैं, हेडर फाइल्स होते हैं, कुछ दो चार फंक्शंस होते हैं, एक मेन होता है, कुछ वेरिएबल्स होते हैं, यही सारी चीजें होती हैं मिला जुला कर। तो ये प्रोग्राम जो है मेमोरी में रहता कैसे, स्टोर्ड कैसे होता है, इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है, ये सारी चीजें थोड़ी सी मैं बेसिक सा बताना चाहूंगा। मान लो आपके पास जो कंप्यूटर की रैम है वो ये वाली है, ये आपकी रैम है, इसके नीचे भी मेमोरी है और इसके ऊपर भी मेमोरी है। ठीक है, आपने जो प्रोग्राम बनाया तो आपके प्रोग्राम के लिए टोटल ये वाला मेमोरी का ये वाला पार्ट आपको दिया गया कि भाई तुम्हें जो कुछ करना है अपने मेमोरी के इसी हिस्से में करना है, क्योंकि बाकी हिस्से पे तो कोई और काम चल रहा होगा। यानी हमारे प्रोग्राम से रिलेटेड जो कुछ भी टास्क होगा वो सब इसी हिस्से में होगा। यानी इसमें ही फंक्शन कॉल भी है, इसमें ही रिकर्जन भी है, इसमें ही वेरिएबल को स्टोर कराना है, इसमें सारे काम जो है हमें इसी हिस्से में करने हैं मेमोरी के। तो हम जो इस ब्लॉक मिला है हमें हमारे इस पर्टिकुलर इस प्रोग्राम के लिए, हम उस ब्लॉक को टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है,
पहला पार्ट जो होता है उसमें हमारे सारे कोड लिखे हुए होते हैं, यानी ये सारे जो कोड हैं ये सब कुछ सब यहाँ पे हमारे इंस्ट्रक्शंस कोड टेक्स्ट फॉर्म में जो भी कुछ है वो हम लोग यहाँ स्टोर करते हैं। जो सेकंड हिस्सा है उसमें हम लोग अपने प्रोग्राम में जितने भी ग्लोबल या स्टैटिक वेरिएबल्स यूज किया है वो सारे वेरिएबल्स वहाँ स्टोर होंगे। अगर वेरिएबल यूज नहीं किया है तो वो ब्लैंक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी जितने भी स्टैटिक वेरिएबल्स या ग्लोबल वेरिएबल्स आपने यूज किए हैं वो सब के सब सेकंड नंबर लोकेशन पे स्टोर होते हैं। थर्ड नंबर जो है वो है स्टैक। इस स्टैक से कंफ्यूज मत होना, इस वर्ड को मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे जो स्टोर्ड होंगे वो क्या होंगे, हमारे प्रोग्राम में कुछ फंक्शंस कॉल होंगे, जैसे मेन कॉल तो होगा ही, फंक्शन कॉल्स होंगे, कुछ लोकल वेरिएबल्स होंगे, ये सारी चीजें जो हैं वो ये स्टैक वाले हिस्से में स्टोर होता है। ठीक है, और ये तीनों जो हिस्से हैं उनकी साइज आपको फिक्स रहेगी। ठीक, ये वाली साइज जो है जिसको हीप नाम दिया है, ये वाली साइज वेरिएबल साइज की होती है, यानी इसमें आप थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हो। ये वाले साइज नीचे के तीन जो है उनकी साइज फिक्स रहती है, और ये साइज टोटल हमें पता कब चलती है, ये टोटल हमें पता चलती है जब हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। क्यों, आपको ऐसे भी दिख रहा होगा सारे कोड आपने लिख ही चुके हो कंपाइल टाइम पे, सारे ग्लोबल वेरिएबल्स भी आपने बना ही दिया है क्योंकि कोड लिख चुके हो, सारे फंक्शन कॉल्स और लोकल वेरिएबल्स वो सारे काम हमने कंपाइलेशन के टाइम पे कर ही लिया है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हमें मिल चुकी है कंपाइलेशन के समय। हीप वाला हिस्सा जो है वो एग्जीक्यूशन के टाइम पे यूज हो सकता है, और यहीं पे हम यूज करेंगे डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट। इस पे हम लोग कल आएंगे, इसके बारे में अभी फिलहाल कोई जिक्र नहीं। यानी हमें होता क्या, फाइनली एक प्रोग्राम अगर जब हम बनाते हैं तो हमें कुछ मेमोरी ब्लॉक्स मिलता है, उसको हम लोग कंसेप्चुअली 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट जो होता है उसमें सारे कोड इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड हैं, दूसरे पार्ट में ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, तीसरे पार्ट में फंक्शन कॉल्स लोकल वेरिएबल ये सारी चीजें होती हैं, और एक एक्स्ट्रा पार्ट होता है जिसका नाम हीप है, उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, अब इसमें हमें करना क्या है, एक बात और बता दूं, कुछ बच्चे जो पहले से पढ़े हुए होंगे वो शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये हीप जो है एक डेटा स्ट्रक्चर है, जैसे एरे क्यू लिंक लिस्ट होती है वैसे ही एक हीप भी होता है, और वैसे ही एक स्टैक भी आपने एक डेटा टाइप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, सुना होगा कम से कम। एरे सुना है, स्टैक सुना है, क्यू सुना है, लिंक लिस्ट सुना है, उसी तरह से हीप भी होता है डेटा स्ट्रक्चर, और स्टैक भी होता है। मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, ये दोनों नाम सेम है लेकिन यहाँ पे ये उस डेटा स्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही। ठीक है, नाम उनका